प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूँ आमना ताहिर। सर साहब, आज डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट से ख़िताब किया है और वहाँ पर ईरान और इसराइल के जंग बंदी के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त जंग से थक चुके थे और अब जब जंग ख़त्म हो गई है तो दोनों बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से, उनके न्यूज़ की जानिब से, उनके चैनल्स की जानिब से, कि जो भी जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया था वो नाकाम बना दिया गया। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ दी जा रही है, अपने ही मीडिया को वो फेक कह रहे हैं। साहब साहब, ऐसी क्या बात है? ये भी करते हैं बात, ये फेक न्यूज़, वो ज़ाहिर है पहले से ही वो एक मुख्तलिफ आदमी हैं तो इनके खिलाफ थे जी। वो फॉक्स न्यूज़ को नहीं कभी कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, चूँकि वो उनकी साइड का है। और डिवाइड है पूरी दुनिया में मीडिया, जिस तरह यहाँ है तो वहाँ पे भी है। उसने CNN को भी कहा है कि ये फेक न्यूज़ है। हाँ। और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी कहा, जो सारे इतने पुराने इदारे हैं, क्रेडिबल इदारे हैं। रिपोर्ट होती है, अपने सोर्सेज से फाइल की जाती है कोई न्यूज़, तो उसका कोई जवाब होता है, तो वो जवाब सरकार हो, कोई फर्द हो, कोई इदारा हो, वो उसकी तरदीद या तस्दीक वो भी जारी कर देता है। लेकिन ट्रंप चूंकि मुख्तलिफ आदमी है तो ट्रंप फिर सीधा हो जाता है। हाँ। अब आज इवन नेटो समिट में ये भी कहा कि हमारे मीडिया की 16% जो है ना वो क्रेडिबिलिटी रह गई। ये मतलब परसेंटेज भी निकाल दी, या रैंडमली एक बात कर रहे हैं कि भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। हाँ। और मीडिया को मजमूई तौर पे वो कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, फेक मीडिया है, और हमने जो किया है वो मुसद्दिका है, यकीनी है, ये बात कर। और जो कल तक इसराइल को मजबूत और खिते का चौधरी बनाने पे तुले हुए थे, आज वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को मारा है और मार पड़ी है उसको, और गालियां भी दे रहे हैं ऐसा वो इसराइल को। जी हाँ, इसी तरह ये कल से वो ये लगे हैं, लेकिन वो बैलेंस कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया को बैलेंस किया है, आज भी इस पे बात की उन्होंने। उसी तरह वो कल कह रहे थे कि ये क्या ट्रंप, जब उनको पता लगा कि फिर हमला कर दिया इसराइल ने, हाँ। उन्होंने जो स्केड्यूल दिया था उसके बाद तो फिर वो गुस्से में आके उन्होंने वो बात की। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मतलब इसराइल को भी जो है ना उसका भी नुकसान हुआ है, वो माने हैं, एतराफ किया है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें इससे जो ड्राइव होती हैं वो यही है कि ये जो जंगबंदी हुई है ये कोई ईरानियों की मोहब्बत में नहीं हुई, हाँ। खिते की सलामती के लिए नहीं हुई। ये तो पहले से ही चीजें मौजूद है ना, इंसानियत की, खिते की, मशरक़ वस्ता की, जनाब तजारत की, दीगर जो चीजें हैं और उससे जो डिस्ट्रक्शन होनी है वो सारी चीजें तो पहले से ही मालूम है। हाँ। ये अचानक उनको जो ख्याल आ गया तो ये एक वजह बहरहाल उसमें से निकलती है, या साबित होती है कि इसराइल खड़ा हो गया, इसराइल ने मारा, उसका नुकसान हुआ, और उसको जो ना अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी। अमेरिका ने एक तो एग्जैक्ट उसी जगह पे दोबारा हमले किए जिस जगह पे इसराइल ने किया, गोया इसराइल नाकाम हो गया था। हाँ। इसराइल गलत दावे कर रहा था कि हमने यही नातंज जो तनसीबात है वहां पर हमला और अस्फहान वहां किया, तो वो जनाब कामयाब यही दावे कर रहे थे कि अब हम, फौरी बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमें अब कोई खतरा नहीं रहा और हमने अपने जो मकासद थे वो हासिल कर लिए, अब ईरान कुछ नहीं कर सकता। फिर उसको अमेरिका को क्यों कहना पड़ा? हाँ। उसी जगह पे साथ जो फर्दो उनकी वो तनसीबात, एटमी तनसीबात का मेन कह लें जहां पर है, उनके ये यूरेनियम की अफजूदगी भी वहां भी हो रही थी, तो वो वहां पे ही फिर अटैक्स किए और 30 हमले किए हैं अमेरिका ने भी। तो पहले गोया इसराइल ने कुछ नहीं किया, इसराइल से कुछ नहीं हो सका। फिर ईरान ने जब जवाब दिया तो उस दौरान ईरान ने कह लें कुछ कामयाबियां हासिल की। वो जो कामयाबियां हैं वो कामयाबियों को देखते हुए जिसका एतराफ किया है ट्रंप ने, नेतन्याहू तो नहीं करेगा, वो तो अपने इक्तदार को बढ़ाने के लिए सारी गेम कर रहा है। हाँ। तो ट्रंप बहरहाल चूंकि मुख्तलिफ आदमी, वो सच भी बोलता है,
और अपने अंदाज में बोलता है, बात करता है, उसकी पसंद नापसंद अपनी है। बिल्कुल। उसको कोई पसंद आ गया तो वो फिर उसको वो एलन मस्क की तरह उसने वो आसमान पे उसको भी चढ़ा दिया। हाँ। और फिर जब वो नाराज होता है तो वो एकदम यू टर्न ले लेता है। ट्रंप ने ईरान की फतह को तस्लीम कर लिया, तस्लीम भी किया, भी कर रहे हैं अभी। अब वो कह रहे हैं ईरानी बहुत अच्छे लोग हैं। अब ईरान जो है वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो ये अकेला ये नहीं कहता कि ईरान कमजोर पड़ गया। नेटो समिट से खिताब करते हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही ममालिक जो है ना वो थक चुके हैं। मतलब वो बड़ा लेवल कर रहा है, बैलेंस करता है, अपनी साथ विक्ट्री क्लेम करता है। हाँ। मैंने कहता है जब हमले किए तो वो इतने कामयाब हमले थे कि बस वहां पे ही सीज फायर हो गया था, अमन कायम हो गया था वो उस हमले के फौरन बाद। साथ फिर वो ये भी कहता है कि ईरानी जो है ना वो उनको जरूरत है कि वो अब तिजारत करें, ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं और चीन जो है वो उनसे तेल खरीद सकता है, वो चाहे अमेरिका से खरीदे चाहे ईरान से खरीदे, और ईरान को अब पैसों की जरूरत है, अपनी जो उनके नुकसान हुए उसकी बहाली के लिए उनको टाइम लगेगा। साथ साथ जो बहरहाल मुख्तलिफ मौके पे उसने वो बातें की, वो आज एक ही नशिस्त में मीडिया से खिताब करते हुए वो उसने सारी कर दी। उसने कहा कि ईरान पे हमारे हमले कामयाब हैं और ईरान को अब जोहरी हथियार बनाने में टाइम लगेगा। हाँ। हमने बहुत ईरान को कई साल जो है ना वो पीछे धकेल दिया। एक ये भी दावा कर रहे हैं जैसे ये बड़ी कामयाबी है वहां का नुकसान उठा करके। हाँ। साथ कह रहे हैं कि उनको बहाली की भी जरूरत है और अब ये भी कह रहे हैं पैसों की भी जरूरत है, बात की जाएगी। और इसी तरह बात की गई जब 60 दिन का वक्त दिया गया था, अब करने की क्या वजह है? ठीक है, ये अब वो देखें ना, ये तजाद है उनका कि आपने पहले अटैक करना था, आपको चूंकि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना ही करना है जी। आपका एक गठजोड़ है, आपका बच्चा है, तो आपने उसके लिए जो भी करना था आपने पहले जो 60 दिन किया वो फिर आपने दुनिया की आंखों में धोल झोंकी है, फ्रॉड किया है। इसका मतलब फिर ये है अब सारा कुछ करके आप कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, तो अब हम जो है ना बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो साथ बड़ी मुख्तलिफ बात करते हैं। यही ट्रंप है, वो कहते हैं इनसे मुआहदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आइंदा हफ्ते। इसी तरह उन्होंने अगली बात की कि जनाब पहले मैंने जो है ना इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी रुकवाई। हाँ। और उनको जो है ना मैं पसंद भी करता हूँ हाफिज आसिम मुनीर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ। आज एक बार फिर उन्होंने कहा वो बड़े कोई रोमांटिक से आदमी हैं, वो जिस पे लट्टू हो जाते हैं वो फिर पता नहीं वो कितनी देर उनका वो रोमांस रहता है, फिर कितनी देर बाद ही अचानक जो है ना वो आप कह लें उसको हेट में भी तब्दीली में कोई शायद वक्त भी नहीं लगता। मैं एक एलन मस्क की जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे लगता था जैसे इनका कोई बिछड़ा हुआ बेटा है ट्रंप का, और अब सूरत हाल ये है कि धड़ाधड़ वो अपने ट्रूथ सोशल पे उनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं ट्रंप, और उधर से एलन मस्क जवाब दे रहे हैं। वो बाद में तो खैर उन्होंने वो जो इकट्ठे एक चीजें थी वो सारी डिलीट कर दी। उन्होंने जंग बंदी मतलब पाक भारत जंग बंदी के भी बारे में बात की है और डिटेल से बात की है कि हमने दोनों ममालिक को कहा था कि आप तिजारत रोक देंगे, आप तिजारत करें आपस में। तो फिर मोदी कैसे इस बात को कहता है कि जी उन्होंने ये खुल के आज बात, उन्होंने कहा मेरी मोदी से ही बात हुई, मेरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात हुई, पाकिस्तानी वजीर आजम का नाम नहीं लिया उन्होंने, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया उन्होंने जनाब नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का नाम नहीं लिया, इसाक डार का। उन्होंने उधर मोदी का नाम लिया और इधर हाफिज आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका नाम लिया कि इनसे मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था, वो चाहे डायरेक्ट हुई थी इनडायरेक्ट हुई थी वो अलग बात है, लेकिन बाद में डायरेक्ट भी चूंकि हो चुकी हुई है ना बात, मोदी से टेलीफोनिक बात रिकॉर्ड पे आधा घंटा, हाफिज आसिम मुनीर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके साथ तो मुलाकात हो चुकी है उनकी, वो लंच कर चुके हैं। तो वो दावा अब ये करते हैं कि मैंने दोनों को ये कहा था, दोनों को। अब फिर मोदी जो है वो यहाँ पर कौन सी जनाब फतह का जश्न मना रहा है, वो फिर अपनी कौम को क्यों बेवकूफ बना रहा है, और वहां का मीडिया जो
बिल्कुल बकवास कर रहा है, गलत उसकी उस का वो फिर क्यों नहीं, वहां की आवाम को फिर सोचना चाहिए कि ये तो सच है और यहां पर जो हो रहा है ये इसके मुकाबले में बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है ना जी, तो ये वाजे कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा भी वो तो जंगों की बड़ी बातें उन्होंने की आज की, उस सवाल होते रहे ना उनके मीडिया के हवाले से। आप ये देखें कि CNN के रिपोर्टर ने सवाल किया, सवाल अभी वो जारी था, तो ट्रंप ने ये कहा कि आप तो ना पहले हमारे जो वो अमेरिकन पायलट्स थे ना, जो B-2 तैयारे जिन्होंने चलाए और बमबारी की और फिर वो वापस कामयाबी के साथ 36-37 घंटे का सफर करके वो मिजूरी में जो है ना वो पहुंच गए, तो आप पहले उनकी तारीफ करें, सही, फिर अगली बात करें। मतलब इस तरह की वो आज बड़े खुल के, अभी सवाल हो रहा होता था तो वो बात करने लग जाते। अभी मैंने सारा उनको सुना है, बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं और बातों में बहरहाल काफी सारे कंफ्यूज हैं, या उनकी ये पॉलिसी है कि ऐसे रखना है, उसमें सस्पेंस रखना है। अच्छा, इसी तरह वो देखें यूक्रेन और उसकी भी, रूस की भी बात करते हैं, जंगों की बात करते हैं, तो चूंकि वहां जाहिर है समिट हो रही है, यूरोप का तो बहुत कंसर्न है। यूरोप तो सीधा भी हो गया था ना जी, ज़ेलेंस्की को जिस तरह इन्होंने किया, तो यूरोप ने तो स्टैंड लिया कि भाई हम तो आपके पीछे कूदे हैं और अब हमें तो जाहिर रूस से खतरा है, साथ तो है उसका, यूरोप भी उसके हाथ करीब है और यूक्रेन के आड़ में ही तो वो रूस के साथ पूरा नेटो जो है वो खड़ा हुआ, रूस का जनाब वो चाहते हैं कि बंदोबस्त हो जाए, तो वो उसमें कहते हैं कि वो दोनों सदूर बड़े मुश्किल हैं। हाँ। ज़ेलेंस्की भी और रूसी सदर जो है ना पुतिन भी, लेकिन साथ वो कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते पुतिन से भी बात करूंगा। मतलब बड़ी ऐसी बातें करते हैं कि बात भी कर जाते हैं, बीच में सस्पेंस भी रह जाता है और इस तरह से बात करते हैं कि कोई हतमी बात नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चले, अगले हफ्ते जो मुलाकात होने वाली है ईरान के साथ साथ सब, उसके अंदर क्या अहम हम देख सकते हैं कि? अच्छा, मुलाकात तो जाहिर है ईरान की तरफ से तो ये अभी आना है ना जवाब कि ईरान मुलाकात करता है, मुज़ाकरात करता है। जाहिर है अभी तो सीज फायर को उन्होंने माना है और कतर के जरिए चूंकि ये बात आई थी, तो कतर एक तरह से उनका भाई है और उनके साथ तिजारती मुआहदे हैं, तो उन्होंने सीज फायर की बात मान ली। इनडायरेक्ट हो रही थी, इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी इनडायरेक्ट हो रहे थे। अब देखना यह है कि ईरान बराह रास्त डायरेक्ट अमेरिका से मुज़ाकरात करता है या नहीं, ये देखना है। अभी इनका जवाब जब आएगा तो फिर समझ आएगी कि कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप ये देखें कि ईरानी पार्लियामेंट जो है वो तो ये ऐलान कर चुकी है कि हम जो है ना वो जो आलमी एटमी एजेंसी है, तवानाई एजेंसी है IAEA, उससे हम बाहर निकलते हैं। और उन्होंने तो अपना जो बिल है वो यूनानिमसली पास कराया है, एक भी इस बिल के खिलाफ वोट नहीं आया। पूरी पार्लियामेंट में मुत्तफिका तौर पे, मुश्तरका तौर पे ये बिल मंजूर हो गया है। वहां एक सिस्टम है, शायद इसके बाद वो सुप्रीम लीडर के पास भी अभी जाना है, तो ये वहां भी उन्होंने भी अभी स्पेस रखी है कि देखते हैं फिर इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, दुनिया क्या रवैया इख्तियार करती है। इतना बड़ा फैसला किया गया है कि IAEA के साथ जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनको मनसूख कर दिया गया है, तो फिर अब वो जौहरी तंजी बात से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मतलब वो एटम बम बनाने की तरफ तो जाएंगे ही, और दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इनको ये काम नहीं करने देंगे, हम हर तरह से रोकेंगे। फिर ट्रंप क्या करेंगे उस वक्त? देखिए ये तो आगे साथ साथ चलता जाएगा ना, अगर वो मुआहदे से निकलते हैं तो इसमें देखा अगर जाए तो फिर जब इसराइल नहीं है किसी मुआहदे को मानता, हाँ। और उसने नहीं किया हुआ कोई मुआहदा साइन, हाँ। तो वो दुनिया का चौधरी भी बना फिर रहा है इस खित्ते का, मशरिक़ वुस्ता का, और उसके साथ जनाब सुपर पावर भी साथ है, तो फिर ईरान को किस तरह कहेंगे कि वो लाजमी इस मुआहदे में रहें? हाँ। जो मुतहारब ग्रुप्स हैं, दो ममालिक जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, भाई उनको फिर बराबर रखें ना, वो फिर माने ना। वहां तो मुआयना नहीं कर सकता ये IAEA जो है,
वो तो नहीं देख सकता, बता सकता, वो तो नहीं विजिट कर सकता। इनके तो विजिट करते हैं ना, इनके तो अभी भी वो उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि वहां पे वो नहीं है कोई जो है ना एटम नहीं बना रहे। बिल्कुल। तो फिर भी आपने कहा कि जी ये रिपोर्ट भी गलत है, आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी गलत है, आपके मीडिया की रिपोर्ट्स भी गलत है। देखें उनके अपने जो उनकी वजारत दिफा की जो इंटेलिजेंस है ना, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान कोई एटम की तैयारी नहीं कर रहा। अच्छा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वो झूठ है, वो भी फेक है। भाई आप मीडिया तो चलो बंद कर दोगे, आप मीडिया तो फेक करार दे दोगे, लेकिन आप अपनी वजारत की भी रिपोर्ट को क्या करेंगे? क्या वजारत खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे? इस तरह के हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को भी साहब आप मतलब नाअहली करार दे रहे हैं। बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन करें यूशा हयाती, ईरानी तज्ज़ियाकार हैं, यानी कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी हैं और वहाँ के ही तज्ज़ियाकार हैं। यूशा साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तरफ ट्रंप को हमने देखा कि जब वो 2 हफ्तों का भी वक्त ईरान को नहीं दे रहा था और हमले करने के लिए तैयार था, फिर अचानक उसने सीज़ फायर भी करवा दिया ईरान इसराइल की जंग के बारे में, और आज वो ईरान को फातेह भी करार दे रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? यूशा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, ठीक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप ट्रम्प की पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो उसकी हुकूमत थी, उसके वाकयात को भी सामने रखें और अभी के वाकयात को भी सामने रखें, तो ये जो यू टर्न्स हैं ट्रम्प के, ये तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं जी। वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इसका सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हमें कोई हैरत में आने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत शॉकिंग उनका ये पैटर्न नहीं है पॉलिटिक्स का, ये बहुत ज्यादा पुराना उनका पैटर्न है। किसी दिन वो प्यूटन की तारीफ कर देते हैं, अगले दिन प्यूटन को धमकी देते हैं। किसी दिन यूक्रेन की तारीफ कर रहे होते हैं, अगले दिन उसको धमकी दे रहे होते हैं। किसी दिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, अगले दिन उसको धमकी दे रहे होते हैं। तो सेम जो पैटर्न है उनकी पॉलिटिक्स का, वो हमें अभी इसराइल और ईरान की वॉर में भी नजर आ रहा है, और इसमें भी उन्होंने यही तरीक़ाकार अपनाया है। देखना यह है कि ये सारी गुफ्तगू ट्रंप अपने बलबूते पे कर रहे हैं, पेंटागन के बलबूते पे कर रहे हैं, CIA के बलबूते पे कर रहे हैं, कांग्रेस के बलबूते पे कर रहे हैं या नहीं। इस सब के पीछे सहयूनी वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का किरदार है। और जब हम इसको थोड़ा सा टटोलते हैं मामले को, तो हमें नजर आता है कि इस वक्त USA की पॉलिटिक्स पे बुरी तरह ज़ायनिस्ट की पॉलिसी हावी हुई है, और जैसा वो चाह रहे हैं अमरीकी गवर्नमेंट और अमरीकी सदर वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी हालिया मिसाल हमें नजर आती है कि जब ईरान ने अपने थोड़े से अपडेटेड मिसाइल चलाना शुरू किए, तो जाहिर है उसने तबाही मचाई, और जो वीडियोस और तस्वीरें हम तक या आप तक पहुंची हैं, वो तस्वीरें हैं जो सेंसर से बच के छुप के किसी तरह बाहर निकल आई हैं। लेकिन असल जो कयामत वहां पे बर्पा हुई है और जो तबाही वहां पे बर्पा हुई है, उसके बारे में तो हमें और आपको नहीं पता। इसराइल की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि चाहे जितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, उसको कम से कम और छोटा सा छोटा करके इसराइल बताता है। तो इस दफा भी यही हुआ है। ये जो गुज़िश्ता रोज रात में, जो सुबह के वक्त फजर से पहले जो हमला ईरान ने किया है, उसने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है, और यही इस जंग का एक अहम पॉइंट था जहां पर ये जंग रुकनी चाहिए थी। और बिन्यामिन नेतन्याहू ने ये दरख्वास्त की ट्रंप से, और ट्रंप ने अपना ट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो सारा नतीजा आपके सामने है। सही। अच्छा, इधर की क्या सूरत है? आप ईरान में मुकीम हैं, जो भी हमले हुए हैं, जाहिर है बहुत सारी बिल्डिंग्स की फुटेजेस इधर से भी आई हैं, और तनसीबात पे भी हमलों की दावे किए जा रहे हैं, और कामयाबी के भी ऐलानात किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, एक्चुअल क्या पोजीशन है?
देखें, जब जंग होती है तो दोनों फरीक या जंग के जितने फरीक होते हैं वो अपनी कामयाबी के दावे करते हैं। जाहिर है अब एंशियंट वॉर तो है नहीं, हम जदीद जंग लड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वॉर है, साइबर वॉर है, मिसाइल्स की वॉर है। इसमें कोई भी फरीक नपातुल्ला दावा नहीं कर सकता कि जनाब हम जीत गए। ठीक है ना, पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, चाहे वो गजा हो, लबनान हो, ईरान हो, यहाँ पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि भाई हम जीत गए। ये पहले पाकिस्तान और इंडिया भी अब हम आते दावे हैं कर रहे उस सिनेरियो की तरफ, पाकिस्तान और इंडिया भी, ठीक है ना। अब हम उस सिनेरियो की जानिब आते हैं कि जो ईरान के लिए बनाया गया, क्रिएट किया गया सिनेरियो क्या था कि जनाब ईरान को हम एटमी बम बनाने नहीं देंगे, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमने रोकना है, और इसको बेस बना के ईरान के ऊपर हमला किया गया। हमला भी हो गया, सारे दावे इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर भी दिखाए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया भर का मीडिया इस वक्त फोकस्ड है ईरान और इसराइल पे हमलों पे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या जो टारगेट था वो यूएसए को अचीव हो गया? बिल्कुल, वो इस गासिब सहयूनी रियासत को अचीव हो गया। सही सही। अब इसके अंदर चाहे जर्नल्स की जाने चली जाएं, कर्नल्स मारे जाएं, इसके अंदर सिविलियंस मारे जाएं, इसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, बात सारी ये है कि आपने उस हदफ को हासिल किया या नहीं किया। बिल्कुल सही। बिल्कुल भी नहीं कर सके, क्योंकि फुर्दू जहां पर इन्होंने अटैक किया, फुर्दू के देखिए दो टेक्निकल इश्यूज थे। पहली बात तो ये कि फुर्दू को एवोक्यूएट किया जा चुका था, ठीक है, और जाहिर है जब ईरानी बच्चे तो नहीं है ना, ईरानी कब से वॉर लड़ रहे हैं, जब शायद मैं और जो 3 आदमी अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो दुनिया में ही नहीं थे। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हम 40 साल से ऊपर के हो गए, तो ईरानी बच्चे तो नहीं है। ईरानियों ने वो जो 8 साल इनकी वॉर थी इराक के साथ, उसके अंदर दुनिया के सारे ममालिक को मुंह दिया। जी जी, इनको पता है कि जंग किस तरह लड़नी है। बिल्कुल। तो फुर्दू जब इन्होंने अटैक किया, अमेरिका ने, इन्होंने ऐलान किया कि भाई हम तो उसको सारे सेंट्रीफ्यूजेस और सारी चीजें हम वहां से ट्रांसफर कर चुके थे, मार लो तुम उसको, कितना मारोगे, पहली बात। दूसरा टेक्निकल इशू फुर्दू का यह है कि फुर्दू अंडरग्राउंड एक आपका जो है ना वो तंसीबात है उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक आप उसके अंदर नहीं उतरेंगे और अंदर उतर के उसके अंदर तबाही नहीं मचाएंगे, वो तबाह नहीं हो सकता। सही। तो ये खाम ख्याली है कि आप हजारों माइल ऊपर से, आप नॉटिकल माइल से आएंगे, बम गिराएंगे और उसके जो दरवाजे हैं या उसकी एंट्रेंस को तबाह कर देंगे, फुर्दू तबाह हो जाएगा, बैठ जाएगी वो पूरी तंसीबात उसकी बैठ जाएंगी, पूरा वो एटॉमिक जो प्लांट है वो बैठ जाएगा। ये ऐसा नहीं है। इसको अगर आपको देखना है तो इस वक्त यूएसए के जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें, आपके सामने बात आ जाएगी कि कितनी खुल के ट्रम्प के ऊपर तनकीद हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन जगहों पर यहाँ इन्होंने हमला किया, इन्होंने, एक मैं मिसाल दूं आपको कि ईरान के सरकारी रेडियो टेलीविजन का जो हेड ऑफिस था उसके ऊपर हमला किया, कामयाब हुआ हमला, बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 5 मिनट के बाद दोबारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गई, स्टूडियोज तब्दील हो गए, और आज तक वो सारी नशरियात जारी है। ना साइबर अटैक कामयाब हुआ और ना मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक कामयाब हुआ। सही। तो तबाही जितनी भी मच जाए, हमें ये देखना है कि क्या आपको आपका जो हदफ था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, जाने गई हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग चले गए, बिल्कुल 26-27 के करीब जो है वो ऑफिशियल्स इनके चले गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक यानी इट इज अ वेरी सोरो डिमाइस जो हम देख रहे हैं। थोड़ा इसमें कहीं यूशा साहब एक चीज थोड़ी सी ऐड कर लें, थोड़ी सी आपकी बात कट रही है कि ये क्यों हुआ, ये किस चीज का फेलियर था, ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, गद्दारी है वहां की, थोड़ा सा बस ये भी साथ ऐड कर लें, बात जारी रखें। देखें, गद्दारी तो नहीं है कि आप इसे कहें गद्दारी है, लेकिन हाँ जासूस मौजूद हैं। किसी भी मुल्क में जब कोई बड़ी ताकत तख्ता उलटना चाहती है ना, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि अंदर के अफराद खरीदे जाते हैं,
सही। और उन्हें जो है असलहा दिया जाता है, उनके हाथ में सारी सहूलियात दी जाती हैं, उन्हें पैसे फराम किए जाते हैं ताकि किसी ना किसी तरह ये तख्ता उल्टा जाए। अमेरिका और इसराइल ये चाह रहे थे कि बस रातों रात, एक रात में हम इनके सारे जर्नल्स को मारेंगे और पीछे से जो हमने जासूस फोर्स अपने तैयार किए वो मैदान में आएंगे और जो है वो ईरान में इस्लामी इनकलाब का तख्ता उलट जाएगा, रजीम चेंज कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये आप मेरे अमाम में और मैं ईरान में बैठा हूं इस पे ना जाएं, जो मैं देख रहा हूं ठीक है, वो मुशाहिदा मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। पहली रात हमला हुआ, ग्राउंड पे मौजूद जो इनके जासूस थे वो मैदान में निकले और उन्होंने अटैक्स शुरू किए, ड्रोन अटैक्स शुरू किए और जनाब उसमें बहुत सारी जानें गई, आम सिविलियंस की जानें भी गई, बिल्डिंग्स भी तबाह हुई, एक अफरा तफरी मची। बिल्कुल। लेकिन ये बात हमें मानना पड़ेगी कि ईरान में इस वक्त जो सुप्रीम लीडर बैठे हुए हैं जी, उन्होंने हौसला नहीं हारा। देखें, शाम का अगर हम तस्करा करें ना तो शाम, थोड़ा सा आप पीछे की तरफ चलें जी, शाम में क्या हुआ, फौजें दमिश्क में दाखिल नहीं हुई हैं अभी, जोलानी की फोर्सेस दमिश्क में नहीं आई हैं जी, वो पहले निकल गए थे अभी लेकिन वो पहले ही छोड़ के निकल गए। ठीक है, ठीक है ना। लीबिया में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, ये यानी अभी वो आए नहीं है वहां तक, हाँ जी, पहुंचे, वो दारुल हुकूमत तक पहुंचे, कैपिटल तक पहुंचे नहीं जी। लेकिन ईरान में जो कुछ भी हो रहा है कैपिटल में हो रहा है। बिल्कुल। और कैपिटल में भी इतना बुरा हो रहा है कि जितने जर्नल्स हैं, जितने भी इनकी हाई कमान है, उसको टारगेट किया गया है और वो सबके सब शहीद भी हो गए, मारे गए इसमें। लेकिन फिर भी ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी हिम्मत को, उनके पेशेंस को और उनकी शुजाअत को दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कि वो बंदा अभी तक अपनी जगह से नहीं हिला और यही ईरान की कामयाबी है। दुश्मन ने जो हमला किया, जी जी, जायनिस्ट, मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ, जायनिस्ट का जो हमला था वो ये समझे कि ईरान में एक बहुत बड़ी ताकत है कि जो इस्लामी इनकलाब के खिलाफ है, इस निजाम के खिलाफ है, लेकिन उसके इस हमले ने सारा माजरा ही पलट के रख दिया। आपको पता है यहाँ हर गली मोहल्ले में रजाकाराना तौर पर आवाम खुद दहशतगर्दों की शनाख्ताई कर रही है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं अगली बात करना चाह रहा हूं कि ईरान का इंडिया के साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक था और शायद मैं अगर गलत ना हूं तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया को तरजीह देते थे, शायद मैं गलत ना हूं तो आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। अब इस जंग में एक फायदा हुआ है जो हमें लग रहा है कि शायद वो भी एक्सपोज हो गए हैं, ज़ाहिर ज़ायनिस्ट तो होने ही होने, वो तो अंडरस्टूड बात है, रोज रोशन की तरह यहाँ है, ये भी वहां पर ऐसा ही है या बस हमें कोई इत्तलात हैं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इस बात को हम मद्देनजर अगर रखें ना तो बहुत सारे हमारे शुबहात क्लियर हो जाएंगे जी। देखिए, पाकिस्तान के मुकाबले में ईरान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल इस वक्त जी, ठीक है। तो कोई भी मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हों, सैंक्शंस हों, जो इतनी मुश्किलात में घिरा हो, उसकी कोशिश क्या हो कि किसी ऐसे मुल्क के साथ अपने तिजारती मामलात को बढ़ाए कि जहां पर कम मेहनत करके वो ज्यादा गेन कर सके, ठीक है। तो इंडिया के साथ भी ईरान के ताल्लुकात इसी बेसिस पे थे, ठीक है ना। इसलिए हमें बदबीन नहीं होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया है और ईरान भी हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ दें, ठीक है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, पाबंदियों का प्रेशर, पाकिस्तान एक एटमी एनर्जी वाला और एटमी जो है वो वॉर हेड वाला मुल्क है, उसके ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं, वो कोई भी स्टेप उठाने के लिए उसको 20 मरतबा 25 धमकियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे ही, जिसकी वाज़ेह मिसाल है ईरान से गैस पाइपलाइन अभी तक मुकम्मल आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं, है ना, ठीक है, आज तक नहीं कर सका। बॉर्डर्स के इश्यूज हल नहीं हो सके जी। एक अनारकी है उधर। इन सारे मसाइल को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि फिर भी दोनों मुल्क एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब ने
पार्लियामेंट में गुफ्तगू की जी। और उनके बाद नवाज शरीफ साहब का बयान आया और उसके बाद जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस का, सियासी शख्सियात का, फिर पाकिस्तान की तमाम अहले सुन्नत जमातों ने जो बयानिया जारी किया, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि पूरे ईरान के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे उसकी धूम मची हुई है। ऐसे ही पार्लियामेंट में भी हुई, पाकिस्तान वहां की पार्लियामेंट में भी हुई, पार्लियामेंट में भी ऐसे हुआ जी। और पार्लियामेंट में बाकायदा पाकिस्तान शुक्रिया, पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे हैं। हाँ, तो ये मैं समझता हूं कि एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट है। और ईरान को भी इस वक्त ये बात नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटॉमिक वॉरहेड्स हैं, उसने हमारा साथ दिया जी। पाकिस्तान, रशिया, चीन, इसके अलावा कोई और खड़ा भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हमें भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इन ताल्लुकात को फरोग देना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात को देखना है। देखें, पाकिस्तान और ईरान का एटमी प्रोग्राम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल है। अगर ईरान की बारी आती है और ईरान के एटमी प्रोग्राम को कुछ भी होता है, हाँ जी, तो उसका नुकसान वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान की बारी भी आएगी, क्योंकि दुश्मन इस वक्त जी, और दुश्मन ये नहीं देख रहा कि उसने ये जो है वो ईरान है एक आर्यंस की कंट्री है, नहीं, उसने पाकिस्तान को भी मुस्लिम कंट्री कंसीडर किया हुआ है और ईरान को भी मुस्लिम कंट्री। ऐसे ही तो इस वक्त हमें भी, ईरानियों को भी और दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक को भी इस चीज को कंसीडर करना चाहिए और इस बात को फरोग देना चाहिए कि अगर दो मुसलमान ममालिक के पास एटमी टेक्नोलॉजी है तो सारे मुसलमान ममालिक का फर्ज बनता है कि उसका दिफा करें। वरना अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ से निकली और पाकिस्तान के हाथ से निकली तो फिर ये आलम इस्लाम के हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल, और फिर हमें सदियों लगेंगी कि हम फिर जदीद टेक्नोलॉजी और एटमी टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ इतलात हैं कि कुछ ऑफिशियल्स जिनके बारे में ये था कि वो पहले शायद शहीद हो गए हैं लेकिन वो जिंदा हैं, कोई ऐसी है इतला आपके पास? देखिए, हमारे पास बहुत सारी फेक न्यूज पाकिस्तानी चैनल्स पे चल रही थी जिसमें से सरदार कानी की रिपोर्ट थी जो कुद्स ब्रिगेड के जो है इंचार्ज, उनके बारे में ये न्यूज थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। कल तेहरान में जो जश्न का प्रोग्राम हुआ उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा रियल एडमिरल शमखानी साहब जख्मी हो गए थे, उनकी भी न्यूज चल गई थी कि वो शहीद हो गए, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। अच्छा। उन्होंने उसके बाद जो है वो एक पैगाम भी जारी किया है कि मेरी 1000 जानें इस निज़ाम पर, ईरान पर और रहबर पे कुर्बान हूं। तो थोड़ा सा हमें इसको भी वक्त देना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशंस क्लियर होंगी। जाहिर है एक दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतों ने हमला किया है ईरान के ऊपर और उसमें इस तरह नहीं किया जा सकता कि हर दूसरे दिन बाहर निकल के कहें भाई मैं तो जिंदा हूं। ऐसा नहीं मुमकिन। कुछ लोगों को बचा के भी रखना पड़ता है। सही। कुछ लोगों को बचा के भी रखना पड़ता है कि जो बैक एंड पे रह के इस वॉर को सपोर्ट करें, इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं और इस वॉर को चलाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, वहां आप मौजूद हैं, ईरानी अवाम के अंदर क्या हमने तो फुटेजेस देखी हैं, बड़ा जश्न भी मनाया गया, लोग खुश भी थे, नारे भी लगा रहे थे, उनका मोरल क्या हाई है या डाउन है? नहीं सर, ईरानियों का मोरल तो इतना हैरत अंगेज तौर पे हाई है कि मत पूछें। देखें, ईरानी वो कौम है कि जिसने अरबईन वॉक को वर्ल्ड वाइड मुतारिफ करवाया। जी। जिसने सीरिया की वॉर देखी है, जिसने इराक की वॉर देखी है, ठीक है ना, जिसको अफगानी मुहाजिरीन को पनाह देने का बहुत बड़ा तजुर्बा है जैसे पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये कौम बिल्कुल आप ये कहें कि ग्राउंड लेवल से तैयार है और इसे ये पता है कि अगर कोई बुहरान खड़ा होता है, कोई डिजास्टर होता है, इसने बम का जलजला झेला हुआ है। ये वो मुल्क है जो है ही जलजले की पट्टी पे। हाँ जी, यहाँ साल में 1-2 जलजले तो आ ही जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं जी, ठीक है ना। तो ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ साथ ईरानी कौम का भी वसी तजुर्बा है। ईरानी कौम हमेशा मैदान में रहती है, ठीक है। तो ये जब जंग का माहौल बना तो हैरत अंगेज तौर पर वो तबका
जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, वो लिबरल्स जो आम हालात में ईरानी निजाम पे शायद तनकीद भी करते हो जी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी वीडियोस बना के, यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उसकी बड़ी तादाद हमें नजर आई, जिन्होंने जो है ना वो ये कहा कि जानम फिदाए ईरान, ईरान पे हमारी जान कुर्बान, निजाम पे हमारी जान कुर्बान। और बहुत अच्छे और जज्बाती क्लिप्स वो लगे कि जिसके अंदर एक बेहिजाब या बदहिजाब लड़की वो खड़े होके ये कह रही है कि सैयद अली खामनाई मेरे बाप हैं और मैं अपने बाप के लिए अपना खून भी बहा दूंगी। तो इन सारी चीजों ने इस कौम का मोरल, अच्छा इसमें टर्न कहां पे आया, जब न्यूज चैनल के स्टूडियो पे हमला हुआ है और वो सहर इमामी नामी खातून न्यूज के दौरान उन्होंने वहां पर बहुत हम्मासी और जिहादी बातें की हैं अपनी उंगली उठा उठा के। बिल्कुल इसने खवातीन को कब मोरल बहुत हाई कर दिया। आप अभी यहाँ पे इज्तिमात में आए, आपको नजर आएगा मर्दों से ज्यादा इस वक्त खवातीन और बच्चे हैं। इस वक्त हर तरफ सिर्फ यही बात हो रही है कि जो है ना वो जब एक खातून नहीं डरी तो मर्द घर का कैसे डर सकता है। बिल्कुल। फिर इनको मोकअप लगाने का, कैंप्स लगाने का बहुत वसी तजुर्बा है। मोकअप कब लगते हैं, जब ये 40 वॉक होती है इराक में, तो इनको इतना वसी तजुर्बा है उसका कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे वो मोकअप सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अच्छा, बाकायदा टीमें बन गई हैं जो टीमें इलाज मुआवजे की सहूलतें दे रही हैं, खाना पका रही हैं और इस तरह के सारे काम जो है वो कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर ईरानी फौज की अगर हम बात करें कि ईरान में कितनी फौज दुश्मन के मुकाबले में लड़ रही है, तो ये मुबालगा नहीं होगा कि 9 करोड़ अफराद इस वक्त ईरानी फौज बन चुके हैं और वो दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना ना किसी शर में से खैर भी बरामद होती है, तो वो मेरा ख्याल है और ज्यादा तैयार हो गए हैं। आपसे बातचीत जारी होगी इंशाल्लाह, आइंदा भी होती रहेगी। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। यूशा हयाती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सही साहब, पाक भारत जंग जिस वजह से शुरू हुई थी वो था पहलगाम वाक़या, और उसके अंदर जो मुल्ज़िमान की तस्वीर जारी की गई थी वो अब तब्दील कर दी गई। अच्छा, मैं तो अभी चूंकि यूशा साहब की गुफ्तगू के सहर से ही नहीं निकला, जितनी वो वहाँ ज़ाहिर बैठे हुए वहाँ की मंजर कशी कर रहे थे, ऐसे लग रहा है हम भी वहाँ पे हैं। तो ये पहलगाम भी इसी तरह ज़ाहिर इसराइल और इंडिया एक जैसी हरकतें कर रहा है। अब उसने अपना वो जो 4 मुल्जिमान थे ना जी, वो वही बदल दिए। उनका जो तहकीकाती इदारा है ना, NIA, उसने नए खाके जारी कर दिए। इसके साथ मैं आपको बताऊं, टाइम कम है, पाकिस्तान में एक बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आई है, और वो लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटी, कि ये आइली मामलात के लिए, आइली मुस्लिम जो कवानीन को बेहतर बनाने के लिए उसमें बड़े बड़े लोग हैं। और वहां से एक चीज सामने आई कि पाकिस्तान में 70% जो आइली मामलात हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जो मसाइल आते हैं, पेचीदगियां जो हैं, वो इस बुनियाद पे हो रही हैं कि जो निकाह नामा है वो उर्दू में है, और उर्दू में जो तर्जमा है, अंग्रेजी का तो एक फिक्स है, वो मंजूर शुदा है, और तर्जमे जो है ना हर जगह पे अलग अलग हैं। तो ये एक नई चीज है और इसको एड्रेस करना चाहिए। जदीद दौर है, पाकिस्तान ज़ाहिर जदीद तो पा सकते हैं दौर से गुजर रहा है, तो वो एक तर्जमा जो है ना वो फिक्स कर लें, ताकि जो पाकिस्तान में आइली पेचीदगियां ना 70% वो दूर हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंचे, हमें दीजिए इजाजत।